ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है ज्योमेट्री का, क्लास 9 के लिए। 9 तो नहीं, ये सभी क्लासेस के लिए एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ी चेंज होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस ज्योमेट्री के लेक्चर को। ये हमारा चैनल है ERQ नाम का, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये होने वाला है हमारा लेक्चर 1। तो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं पहले ही बता दूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, कंटेंट क्या क्या है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स, जो हम सबको पता ही होना चाहिए इस चैप्टर को करते वक्त, फिर ज्योमेट्री को करते हो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स छोटे मोटे। फिर उसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री, जो आप सबको पता ही हो क्लास 9 की बुक में। अब जैसे हम पिछली बार देखते थे कि ज्योमेट्री पूरी भरी रहती थी, 3-4 चैप्टर अलग से रहते थे ज्योमेट्री के। बट इस बार जो नई बुक आई है क्लास 9 की, उसमें ये सिर्फ एक चैप्टर बना दिया है, सर्कल, और उस एक चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत मुश्किल है। तो इस बार मैंने इस लेक्चर में क्या किया है, जो पिछले साल की तुम्हारी बुक्स थी या फिर पिछले साल तक जो तुम्हारी बुक थी 9th की, उसके अंदर जितने भी चैप्टर थे ज्योमेट्री के, उन सभी ज्योमेट्री के चैप्टर्स को मैं इस ज्योमेट्री लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, और हद से हद तक मैं कवर करूँगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारा तो एक ही चैप्टर है ज्योमेट्री में, बट कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा कहीं ना कहीं, तो ये यूज़ होंगी बाकी कॉन्सेप्ट, इसलिए हटाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आएगा भी नहीं, तो इसीलिए हम कर ही लेते हैं ना इन सभी चैप्टर्स को। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर था उसमें वो, और इसके अगला ही जो चैप्टर है वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया, तो उसी में मैंने लिख दिया ऑल इम्पोर्टेंट थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पे चलते, जो हमें पता होना चाहिए। यूक्लिड जो है उसने बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, इसलिए इनका नाम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड ने क्या क्या चीज़ें की ज्योमेट्री में, एग्जाम दिए, अपने पोस्टुलेट्स दिए, तो उसी के बेसिस पे फिर हम अभी तक चल रहे हैं। तो क्लास 6 से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है जो ज्योमेट्री होता है, तो उसमें हमें पॉइंट पढ़ाया जाता है। पॉइंट सबको पता ही होगा, उसका कोई पार्ट नहीं होता, उसका कोई साइज या लेंथ या विड्थ नहीं होती, वो जस्ट एक फिगर है। फिर उसके बाद लाइन है एक, जिसकी ब्रेथ बिल्कुल भी नहीं होती और सिर्फ लेंथ होती है, और ये जो लाइन होती है इसका कोई भी एंड नहीं होता, ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट हम खींच सकते हैं। फिर लाइन एंड्स, ये लाइन एंड की जगह पे यहाँ पर लाइन सेगमेंट लिखना था मेरे को, तो कोई बात नहीं, लाइन सेगमेंट है कि लाइन सेगमेंट के एंड्स होते हैं 2। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन दैट लाई इवनली विद अ पॉइंट ऑन सेल्फ। सरफेस पता ही होना चाहिए, 1D 2D सरफेस। एज पता होना चाहिए कि कोने। फिर प्लेन वगैरह। तो ये सब तो बिल्डिंग ब्लॉक, ये आपको पता ही होगा कि ये सब क्या क्या होता है। पॉइंट, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, सरफेस एज, प्लेन सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे एग्जाम्स पे। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो पिछली साल वाले बुक में था। तो सबसे पहले ना यूक्लिड ने कुछ एग्जाम्स दी। एग्जाम्स क्या होता है, ये यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। मतलब यूनिवर्सल रूल मतलब ये ऐसे रूल्स होते हैं जो प्रूफ तो नहीं किए गए, पर मान लिए गए कि ये होगा, ये मतलब सही होगा, और इनको मानने के लिए कोई प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, सबको पता ही है कि हाँ ये तो होता ही है। जैसे पहला एग्जाम क्या है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है और दूसरी चीज़ किसी तीसरी चीज़ के बराबर है, तो पहली और तीसरी चीज़ भी बराबर होगी। ये इसका फर्स्ट एग्जाम है। फिर एग्जाम 2 क्या है कि अगर कोई दो चीज़ इक्वल है और उन दोनों में मैं एक सेम ही चीज़ प्लस करता हूँ, तो वो दोनों जो क्वांटिटी आएगी फाइनल, वो दोनों भी बराबर होगी। और एग्जाम 3 है क्या कि अगर कोई दो चीज़ इक्वल है और उन दोनों क्वांटिटी में से मैं सेम ही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये भी इक्वल होगा। तो ये तीनों एक जैसे एग्जाम थे, तो मैंने एक ही स्लाइड पे रखे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। एग्जाम 4 क्या है कि
ऐसी फिगर्स जो आपस में कंसाइड कर सके वो इक्वल मानी जाएगी। तो ये देखो, जैसे एक ये फिगर है और एक ये वाली फिगर है, ये दोनों जब मैं पास लेके आऊँगा, इसकी ओरिएंटेशन इसको इधर फिक्स करूँगा, इसको इधर फिक्स करूँगा, तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इसीलिए ये आपस में आइडेंटिकल होगी। तो ये तो पता ही है सबको। तो यूक्लिड के जो एग्ज़ाम थे वो यही थे, मतलब ऐसे ही होंगे सारे के सारे कि सबको पता ही है, इसलिए इनको प्रूफ करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगला ये चुन के लगाइए फोटो में। तो एग्जाम 5 क्या है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब कोई चीज़ पूरी होती है तो वो हमेशा इसके किसी भी पार्ट से छोटी होगी। तो यहाँ पे सही दिख रहा है, ये पूरा केक था, इसमें से एक टुकड़ा गायब हो गया, ये टुकड़ा इससे छोटा ही है, बस समझाने की जरूरत ही नहीं, फोटो ही लगा दीजिए। अगला एग्जाम 6, ये क्या है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब अगर कोई दो चीज़ है वो सेम ही चीज़ के दुगनी है तो वो दोनों आपस में बराबर होगी। सही है। और इसी के जैसा एक सातवां कि अगर कोई दो चीज़ है वो एक ही चीज़ की आधी है तो वो दोनों चीज़ भी आपस में बराबर होगी। तो एग्जाम पढ़ लेना आप। अगला पोस्टुलेट्स, यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। जो ये पोस्टुलेट्स है ये एजम्पशंस है और ये ज्योमेट्री की स्टडी में इजीनेस लाती है। बस पोस्टुलेट्स की हम प्रूफ कर सकते हैं, अब प्रूफ करना क्या मैं बता ही देता हूँ। चलो, पोस्टुलेट 1 क्या है, गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देयर, मतलब अगर मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है तो इससे जो लाइन पास होगी वो एक यूनिक लाइन होगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये दोनों जो पॉइंट है इस पॉइंट से कोई और लाइन भी पास हो सकती है। जैसे अगर मैं ये भी बनाऊंगा तो ये भी इस लाइन के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, तो ऐसा अब मैं कोई और दूसरा लाइन नहीं बना सकता जो इन दोनों पॉइंट से पास कर सके। तो इसी वजह से ये पोस्टुलेट आया कि कोई भी अगर दो पॉइंट है तो इससे अगर कोई एक लाइन पास हो रही है तो ये हमेशा ही यूनिक होगी, कोई और अदर मैं लाइन नहीं बना सकता जो इससे पास, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। और अगर होगी भी तो वो इसी लाइन के अंदर ही आएगी, क्योंकि लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट चलते हैं पोस्टुलेट 2 में। पोस्टुलेट 2 क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन या लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली यू कैन एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। तो वही है कि एक लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में खींच सकते हैं जितने भी दूर तक हम चाहें। तो बस यही है इसमें। पोस्टुलेट 3 पर पढ़ते हैं, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एट एनी रेडियस, मतलब तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 6 सेंटीमीटर का सर्कल एक बार हमने लिया तो 6 सेंटीमीटर का हर बार लेंगे। हम किसी भी रेडियस या किसी भी सेंटर को मानकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो है ही कि हाँ, कुछ भी रेडियस लो, कुछ भी मानो और सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और पोस्टुलेट 4 क्या है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब सारे जो राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये भी ठीक ही बात है कि 90 डिग्री एक 90 डिग्री दूसरे 90 डिग्री के बराबर ही होगा। अगला लास्ट पोस्टुलेट जो इनका है क्या है, पैरेलल पोस्टुलेट। ये क्या कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स लेस देन टू राइट एंगल 180 डिग्री, द two straight line if produced indefinitely meet on that side। तो इतना बड़ा लिख दिया, पर कहना क्या चाह रहे हो, वही वाली बात। तो बताता हूँ कि अगर इसमें बोल क्या रहा है ना कि अगर कोई दो लाइन खींची है, जैसे मैंने ये दो लाइन खींची, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है ना और एक तीसरी लाइन इसको काट रही है तो क्या होगा ना, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन, नाम दे देता हूँ मैं एल और एल। तो अगर ये
दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये जो तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एक लाइन इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा ना, इसे मैं कितना भी आगे तक बढ़ाता जाऊँ, ये कभी भी ये दोनों लाइन आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना समझ आया। और अगर यही जो लाइंस है मैं ऐसे बनाऊँ कि थोड़ी सी झुकी हुई है, मतलब ये मान लो ये एक तीसरी लाइन ने इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे ये 180 डिग्री से कम एंगल बना रही है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों एंगल को जब मैं मेज़र करूँगा और ये 180 डिग्री से कम एंगल बनाएगी, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत झुकी होगी एक दूसरे की तरफ। तो जब हम इसको और आगे तक एक्सपेंड करेंगे, तो जो मैं कलर बोलता हूँ, इसको जब मैं और आगे तक लेके जाऊँगा और इसको भी मैं और आगे तक लेके जाऊँगा, तो एक मेरे को यहाँ पे ना पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी अगर ऐसे दो सीधी लाइन होगी मतलब पैरेलल और तीसरी लाइन कोई इसे काट रही होगी, तो ये कभी भी आपस में दोनों तरफ में कितना भी इसे बढ़ाता रहो तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। बट अगर कोई भी लाइन थोड़ी सी भी एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होगी तो ये आपस में किसी न किसी एक पॉइंट पे इन डेफिनेट डिस्टेंस पे मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम्स। अगर हम किन्हीं भी दो लाइन को देखते जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये हमेशा एक यूनिक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और अगर हमें एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट देखने को मिलते हैं तो ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसे हम कोलाइडिंग कहेंगे। मतलब ये जो दोनों लाइन होगी ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं, लीनियर पेयर। ये कोई थ्योरम तो मैं नहीं कहूँगा, ये पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री है कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर, अगर कोई भी एक लाइन है उसके किसी भी पॉइंट से एक रे जाती है और उसके बाद ये दोनों तरफ इसके एडजेसेंट दो एंगल्स बनाती है, तो ये जो दोनों एंगल का सम होगा ना, एंगल ए और एंगल बी, ये जो एंगल ए होगा और प्लस एंगल बी होगा, ये दोनों का सम जो होगा ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री के बराबर। या फिर हम ये भी कह सकते कि जो अगर ये जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है किसी भी फिगर के सम ऑफ एडजेसेंट एंगल अगर 180 डिग्री होंगे, तो जो नॉन कॉमन लाइंस होगी, मतलब ये तो कॉमन लाइन है इन दोनों एंगल के, तो नॉन कॉमन लाइंस ये दोनों हो गए, तो ये जो नॉन कॉमन लाइन होगी ये लाइन को बनाएगी। फिर से बोलता हूँ, अगर ए और बी एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों आपस में प्लस करके 180 डिग्री बना रहा है, तो ये जो कॉमन आर्म है इसके अलावा जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये दोनों एक लाइन बनाएगी। लाइन कैसे? अगर ए और बी 180 डिग्री बनाते हैं तो जो इनके नॉन कॉमन आर्म है ये दोनों 180 डिग्री, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये एक लाइन बनाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी वैसा ही है कि पता ही होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये दिखाया गया है ये और ये, तो ये जो दो आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएगी ना, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये दोनों आपस में बराबर होगा। लिख भी देता हूँ, अगर इसको एंगल 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ, इसको इस वाले को मैं 3 बोलूँ और इस वाले को मैं 4 बोलूँ, तो 1 ये बराबर हो जाएगा 2 के और 3 ये बराबर होगा मेरा 4 एंगल के।
ठीक है, इसी को कहते हैं वर्टिकल एंगल। इसे बी वाला एंगल भी हम कह सकते हैं, ये बी बनाता है विक्ट्री जैनजी, ठीक है, तो ये बी वाला एंगल भी हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट चलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल या कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एंगल। तो ये क्या है, ये इस टाइप की अरेंजमेंट को ही ना ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो भी हमने पढ़ा अभी तक कोरेस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एंगल जो है ये क्या है कि ये क्या कहता है कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये जो दोनों इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। क्या लिखा हुआ, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, मतलब इसके सारे सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब कोरेस्पॉन्डेंस वर्ड से हम समझ सकते हैं कि जो सिमिलर सा देखने को होगा, मतलब ये एक लाइन है पैरेलल और यही दूसरी लाइन है पैरेलल, ऐसा मैं लेके चलता हूँ, लेके क्या चलता हूँ है। फिर इसके ऊपर वाला जो एंगल है, इस वाली लाइन के ऊपर वाला, और ये भी एक लाइन है, इसके भी ऊपर वाला एंगल लेंगे, तो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो किस एंगल की बात करो, ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं ये वाला लूँगा, इस तरफ वाला, इस साइड वाला जहाँ भी ये लाल जल रहा है, ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं ये वाला लूँगा तो ये इसके बराबर होगा, और ये वाला लूँगा तो ये इसके बराबर होगा। ये वाला लूँगा इस साइड वाला तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये वाला लूँगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये वाला लूँगा तो किसके बराबर होगा, इस ऊपर वाले के बराबर होगा। और ये वाला लूँगा तो किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। अब बुक्स में जो दे रहते डायग्राम, उसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब लिखा रहता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, तो इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने सोचा ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा बता के, क्या पता चल जाए। तो कैसे देखना है, मतलब कोई भी ये जो दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ही समझो, और जिस अरेंजमेंट में तुम ऊपर वाली पैरेलल लाइन को देख रहे हो उसी एंगल में नीचे वाली लाइन के पास भी देख लो उसी एंगल को, सेम एंगल। जैसे ये इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर साइड वाले एंगल को देख रहा हूँ, तो यही दूसरे वाले पैरेलल लाइन के इस पॉइंट पे मैं लेफ्ट अपर साइड वाले एंगल को देखूंगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही राइट, फिर लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, ऐसे ही सारे एंगल आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शायद सही से समझ आया होगा पहली बार। अगला, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाइस वर्सा भी इसका ट्रू होता है। इसे सेम पोजीशन वाला मैंने अगली स्लाइड पे लिखी थी कि सेम पोजीशन हमें देखनी है, बस सेम पोजीशन डिफाइन करनी है, तो ये इक्वली होगा। अगला एक छोटा सा नोट क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, जो मान ले इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो इसके अपर लेफ्ट कॉर्नर और इस पॉइंट के भी अपर लेफ्ट कॉर्नर वाला जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बट अगर मैं पूछूं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ये हम समझ सकते हैं एज अ लीनियर पेयर की तरह ये वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम भी ना 180 डिग्री आता है। अब अगर कोई पूछ रहा है क्यों, तो मैं बताऊं, तुम कैसे पूछोगे, मैं बता ही देता हूँ। तो अगर मैं देखने जाऊँ ये बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, तो थोड़ा समझना होगा,
समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, इसलिए थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। तो देखो, ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा, ये एक लाइन है, एक ये वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा आता है, आगे मैं समझा ही दूंगा, बट जहाँ पे भी बनता है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा इसी वजह से। तो ये एंगल जब इस वाले एंगल के बराबर ही हो रहा है, ये एंगल इस वाले एंगल के अगर बराबर ही हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री बना रहा है। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री सम होता है दोनों एंगल्स का। तो इसीलिए इसलिए आपस में सप्लीमेंट्री पेयर्स कहलाएंगे। इसीलिए ये नोट है कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल होंगे ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी, ऐसे ही यहाँ पे भी, और ऐसे ही यहाँ पे। समझे? फिर से रिपीट कर देता हूँ। थ्योरम 4 क्या है? ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? इस टाइप के अरेंजमेंट को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे पहला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि ये जो ऐसा अरेंजमेंट होता है ट्रांसवर्सल, इसके अंदर अगर मैं किसी सेम पॉइंट से सेम पोजीशन के लिए दोनों पैरेलल लाइंस के एंगल को इक्वेट करूंगा तो वो दोनों आपस में इक्वल होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट अपर साइड का एंगल देख रहा हूँ, मतलब इस वाले एंगल को देख रहा हूँ, तो इसी के दूसरे पैरेलल लाइन पे किसी भी पॉइंट से, मतलब इसी के जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके दूसरे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से जो दूसरे लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट से मैं देखूंगा और इसके भी लेफ्ट अपर एंगल को देखूंगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही सभी पॉइंट्स के लिए ये ट्रू होगा और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल होगी। अगला इसके लिए एक स्पेशल नोट है, क्या है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मैंने बता दिया ये क्यों, क्योंकि ये जो आपस में है यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल से लीनियर पेयर बनाएगा, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में 180 डिग्री बनाएगा और इसलिए सप्लीमेंट्री कहलाएगा। तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अगला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो पिछला मैं बता ही रहा था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये जो Z वाला एंगल मैंने बताया था कि Z वाला जो एंगल होता है अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल, मतलब साइड इसकी अल्टरनेट होनी चाहिए। एक का मैं राइट साइड लूंगा तो दूसरे का लेफ्ट साइड लूंगा, दूसरे का लेफ्ट लूंगा तो पहले का राइट लूंगा, मतलब दोनों का अल्टरनेट साइड होना चाहिए लेफ्ट राइट, और ये दोनों इंटीरियर एंगल होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो ये भी हम लीनियर पेयर से समझ सकते हैं। देखो अभी जो नोट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने कि ये वाला, अगर ये दोनों आपस में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री पेयर होगा। सप्लीमेंट्री पेयर होगा तो ये वाला एंगल का सप्लीमेंट्री ये वाला एंगल भी होगा, और अगर ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री, मान लेता हूँ मैं इसको ए है और ये वाला मेरा कोई एंगल बी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ एंगल सी है। तो मैं एक बार मानता हूँ कि एंगल ए मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए मेरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में बी। तो यहाँ पे इन दोनों का सप्लीमेंट्री हो गया, ये दोनों भी आपस में, ए और सी भी आपस में सप्लीमेंट्री हो गया। तो मैं ए और सी का सप्लीमेंट्री अगर सॉल्व करूँ तो ये क्या देगा मेरे को, ए प्लस सी भी मुझे 180 डिग्री ही देगा, जैसे ए प्लस बी ने दिया 180 डिग्री। तो मेरा एंगल सी क्या हो जाएगा, वन एट्टी माइनस ए। अब सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए आने के बाद अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या होगा, माइनस 180 प्लस बी। तो सी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, बी। तो इसी वजह से एंगल सी मैंने प्रूव कर दिया एंगल बी के बराबर। तो इसी वजह से ये अल्टरनेटिव एंगल ट्रू होता है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। ये थ्योरम ए ये थी, और बी क्या कह रही है, अ पेयर ऑफ टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर angles on the side of transversal is supplementary, then two lines are parallel and vice versa। वही यही है कि अगर सेम साइड के जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे होंगे तो दोनों जो दो लाइन्स होगी वो आपस में पैरेलल होगी। ये था हमारा ये लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ट्रायंगल के ऊपर, तो बी रेडी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये फर्स्ट ट्राई था, थोड़ा ख़राब लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।